नमस्कार, मैं लक्ष्मण पांडे। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव युवा कांग्रेस से शेष नारायण ऊर्जा जी हमारे साथ हैं। मैं आज उनसे बात करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, हाँ भाई साहब, आपका सुर्खी आगमन जी जी। कैसे ही? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको मालूम है कि इस समय अप्रत्याशित रूप से जहाँ कोई संभावना नहीं थी वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा, कुछ गद्दारों द्वारा रुपयों की लालच में लोकतंत्र की नीलामी की गई। उन्होंने अपने जो जनता ने उनको विश्वास दिया था, जो जनता ने मत दिया था, उससे प्राप्त विजय को रुपयों में बेच लिया। संख्या बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको भी मालूम होगा, पूरे क्षेत्र में चल रहा है। किसी ने 35 करोड़ कहा है, किसी ने 50 करोड़ कहा है, तो मिनिमम मान लेते हैं कि 35 करोड़ में उन्होंने अपने आप को बेच दिया। ऐसी परिस्थिति में जब मध्य प्रदेश पे उपचुनाव आन पड़ा है, तो उसी चुनाव के सिलसिले में आज सुर्खी और सुर्खी क्षेत्र के दौरे पे हूँ। आज जैसे भाई साहब पार्टी अपनी दिल्ली हारी, यूपी हारी, मध्य प्रदेश में क्या रुझान हो सकता है? तो जब दिल्ली हारी, यूपी हारी, उससे पहले मध्य प्रदेश जीती तो मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश में हारी तो नहीं है, मध्य प्रदेश में गद्दारों ने गद्दारी की है। दिल्ली और यूपी के समीकरण अलग हैं, दिल्ली और यूपी की राजनीति अलग है। वहाँ स्थानीय पार्टियाँ भी कुछ अपना स्थान लेती हैं और कुछ वोट प्रतिशत लेके जाती हैं। आप मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को बहुमत दिया था, कमलनाथ जी को अपना नाथ चुना था, कमलनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री चुना था। लेकिन ये जो बीच में अचानक चुनाव की परिस्थितियाँ क्यों आई, उसका कारण मात्र और मात्र एक है कि कुछ लोग इतने लालची हो चुके थे कि सत्ता में रहने के बाद उनको इकट्ठा धन देखने का बड़ा शौक था। इसलिए उन्होंने अपने मत को, अपने जनमत को, अपनी विजय को, अपने विधायक पद को चंद रुपयों में बेच लिया। आप जैसे वैसे अभी सुर्खी में आए हैं, सुर्खी में कितने वोटर और कितने गांव हैं, ये आप बता सकते हो? मुझे अगर यहाँ की जानकारी होती तो मैं यहाँ से विधायक होता। कि नहीं, 5 गांव के नाम बताएं आप। मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। जयश्री नगर, बिलहरा, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, राहतगढ़, सुर्खी, जिन क्षेत्रों में मैं भी गया हूँ, जहाँ जहाँ मेरा दौरा हुआ है मेरा। और एक तो अभी हम लोग अभी रास्ते में आ रहे हैं, उसका नाम बड़ौदा, तो अभी हम उधर से भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ का निवासी अगर होता तो मैं आपको बताता, मैं यहाँ विधायक होता। जहाँ तक यानी पिछले समय में देखा गया था, आपकी तरफ से एक बयान आया था जी कि मीडिया बेकाऊ है। जी, मेरी तरफ से एक बयान आया था जी। मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई फुटेज है तो मुझे बता दीजिए। मैंने ये कहा था आपसे कि आज की डेट में मीडिया सत्य नहीं दिखा रहा है, मीडिया चंद रुपयों में अपने विचार बदल दे रहा है। मीडिया भारत का चतुर्थ स्तंभ है। जिस प्रकार न्यायपालिका, प्रशासन है और लोकतंत्र के हमारे विधायिका है, उसी प्रकार मीडिया भी चतुर्थ स्तंभ है। हमारा चतुर्थ स्तंभ आज इस प्रकार का हो जाए कि उसको सुशांत सिंह राजपूत को दिखाना पड़े, उसको रिया को दिखाना पड़े, उसको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश का कितना किसान परेशान है। मध्य प्रदेश के किसानों को जो फसल बीमा 2019 का था, जिसका पैसा सैंक्शन कमलनाथ जी ने किया था, आप उसके बारे में कितने मीडिया चैनलों ने दिखाया? मुझे सिर्फ ये पूछना है आपसे, मुझे किसी पर आरोप नहीं लगाना। हो सकता है इस समय की कोई मार हो, या हो सकता है जैसे बिकाऊलाल चले गए वैसा कोई दबाव हो। अगर ऐसा है तो मैं इसका आरोप लगाता हूँ कि जहाँ पर दिखाना चाहिए उनको किसानों की बात, जहाँ दिखाने चाहिए कि लोगों की पढ़ाई की क्या स्थिति, कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कितने गांव की रिपोर्ट आप निकाल करके लाए, या मीडिया वाले कितने गांव में जाकर के गांव लोगों से पूछे कि भैया ऑनलाइन पढ़ाई में कितने लोग मोबाइल से पढ़ पा रहे हैं, कितने नहीं पढ़ पा रहे हैं, सरकार उनकी कैसे मदद कर पा रही है। इस प्रकार की भी तो चीज़ें समाज में है ना। मीडिया समाज को आईना दिखाने के लिए है। हर वह बात जो समाज में कहीं से छिप के निकली हो, उसको समाज के बीच में लाना कि ये गलत हो रहा है, उसके लिए मीडिया है, चतुर्थ स्तंभ है। बड़ाई करने के लिए भी है और बुराई बताने के लिए भी है। लेकिन मीडिया केवल कुछ मुद्दे पकड़ ले जो उसको वहाँ से मिलता हो, जो ट्रांसमिशन पावर से चलाया जाता हो, तो मैं उसकी बुराई करूँगा, निश्चित तौर पर करूँगा। क्योंकि आपने भी पढ़ाई जब पढ़ी होगी मीडिया की, तो आपने ये कतई नहीं पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपको स्क्रिप्ट दे दे, उस स्क्रिप्ट के आधार पर आप चैनल चलाएं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी में मीडिया चलती है क्या? मुझे नहीं लगता है, मुझे ये लगता है मीडिया को कारपोरेट घराने चलाते हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस तो बात की बात है, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, कारपोरेट घराने चलाते हैं। अब घरानों को जो कमाई कराएगा वो चलवाएगा। सत्ता में कौन है? बीजेपी। अगर सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी से प्रश्न पूछेंगे। अगर कांग्रेस होती और आपको कहती कि नहीं आप किसानों को मत दिखाओ, आप रिया को चला रहे हो, तो कांग्रेस से प्रश्न आप पूछते। कारण क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों बिक गई? फिर
कांग्रेस ने बिकी, गलत प्रश्न। कभी भी मातृ संस्था बिकती नहीं है। सिंधिया जी राजघराने के यानी अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे। उनको वरिष्ठ बनाया किसने? कांग्रेस ने। तो जब आप कांग्रेस नहीं बिकी है, क्यों, आखिर हुआ क्या है? भाई मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस नहीं बिकी है। पहली चीज तो प्रश्न में अपने सुधार करें आप। कांग्रेस ने ही उनको वरिष्ठ बनाया, ये आप खुद बोल रहे हैं। तो कांग्रेस कहाँ से बिक गई? अब आप कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया बिक गए या ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए? तो पंजा दिखता था उनका। अरे भाई आप ये मुझे बताओ, जब कांग्रेस ने उनको नाम दिया, कांग्रेस ने उनको पावर दिया, कांग्रेस ने उनको पहचान दिया, तो क्या कांग्रेस के बिना अकेले हैं कुछ? मैं तो कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, अगर इतने बड़े नेता हैं वो, आप कहते हैं ना कि कांग्रेस बिक गई, मैं कहता हूँ इतने बड़े नेता हैं, बीजेपी भी छोड़े वो और कोई निशान ना ले, वो निर्दलीय मैदान में उतर के आए और महल निशान रखें अपना। जनता सबक सिखा देगी। महलों से जनता नहीं है, महल अब जनता से है। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। इसलिए कांग्रेस नहीं बिकी। ऐसे हजार लोग जाते हैं, हजार लोग आते हैं। पहले लोग कहते थे प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, हर विधानसभा में पता लगाइए, कहीं पर 25 प्रत्याशी, कहीं 30 प्रत्याशी, कहीं 50 प्रत्याशी, और कुछ तो नाम आते पहुंच भी नहीं पाते हैं। कांग्रेस कभी बिकी नहीं है। कांग्रेस ने जिनको बड़ा बड़ा बना दिया था, वो अपने दंभ में, अपनी लालच में गद्दारी कर बैठे। जो उनका इतिहास था, इतिहास तो सुना होगा ना आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। नहीं सुना हो तो फिर मैं एक बार फिर से उस पर चर्चा कर सकता हूँ। बताएं सर। मेरा जो आप इतिहास में पढ़े आपने, जो कि उनका परिवार हमेशा वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी करने वाले लोग कौन है? एक बार उनके पिताजी भी गए थे, लेकिन फिर वो कांग्रेस के थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी जाके ज्वाइन नहीं किया था। आप तो उससे आगे निकल गए, आप गद्दारी किए, उससे आगे निकल गए। तो क्या सिंधिया जी ने गद्दारी की है? 100% गद्दारी की है। अगर आप ये प्रश्न मुझसे पूछते हैं तो मतलब हम समाज में रह ही नहीं रहे। फिर आपको नहीं लगता गद्दारी नहीं की? आपसे मैं पूछता हूँ, नहीं लगता? लगता है, लेकिन आप बताएं गद्दारी की है उनने? अरे यार, कारण क्या है? गद्दारी का कारण क्या है? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, गद्दारी का कारण क्या है? आप कह रहे हो कि गद्दारी की है, तो अब कारण मैं उनके शरीर का बाल तो नहीं क्या उनके- उनको यानी वहाँ पे वो स्थान नहीं मिला जो उनको चाहिए था? जहाँ वो गए हैं 8वीं बिंदी पर हैं। आप देखते हैं वो तितली देखते हैं, तितली किसी फ्लैक्स और बैनर में तितली जैसे लगा दी जाती है, उसे 8वें नंबर पर तितली लगी है उनकी। देखा करते हैं ना कभी कभी, मध्य प्रदेश में इसका बड़ा प्रचलन है कि बैनर लगता है बड़ा सा, उसमें 100 लोगों की तितली लगा दी जाती है। 8वें नंबर पर तितली उनकी बैठती है, जहाँ पर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर हुआ करते थे, 8वें नंबर पर पहुँच गए। पता लगा लीजिए सम्मान कहाँ मिला था। सुर्खी विधानसभा में क्या होगा भाई साहब? सुर्खी विधानसभा, सुर्खी की जनता, और सुर्खी की जनता मांगे आज़ादी, गोविंद सिंह राजपूत से आज़ादी, गद्दारों से आज़ादी। पारुल साहू भी तो बीजेपी से कांग्रेस में आई हैं। हाँ बिल्कुल आई हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब लोग पैसों में बिक जाएं, तो चाहे वो बीजेपी वाले हों या किसी अन्य पार्टी वाले हों, लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको सामने आना चाहिए। पारुल शाही जी आई हैं, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि वो एक बिकाऊ व्यक्ति दोबारा सत्ता में आ जाए, दोबारा पावर में आ जाए, इस बात को एक महिला स्वीकार नहीं कर पाई। वो कांग्रेस में आकर के उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, कांग्रेस में उनका स्वागत है, और कांग्रेस में प्रत्याशी रह करके वो गोविंद सिंह राजपूत को सबक भी सिखाएंगी। आपको क्या लगता है कि मीडिया इसमें क्या करेगी अब? मीडिया क्या करेगी? मीडिया का तो रोल ये है, सीधा सीधा उसको दिखाना चाहिए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। मैं तो कहूँगा, अगर आप मीडिया का काम मुझसे, अगर ऐसा यानी अगर स्पष्ट दिखाती मीडिया, तो आप फिर से उनको क्या बिकाऊ का दर्जा देंगे मीडिया को? मतलब समझा नहीं है, आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाह रहे थे भाई साहब, जैसे आपके द्वारा ये बयान आया था कि मीडिया बिकाऊ है। मैं पहली बात तो फिर बार बार आपको ये बोलना चाहता हूँ कि यह स्टेटमेंट जहाँ से भी आपके पास आया है, मुझे एक बार दिखा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप आदमी नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं ही था या कोई दूसरा था, तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और तीसरी बात, अगर आपने ये सुना है तो मैंने अपना पक्ष आपके सामने रख दिया कि मैंने बिकाऊ किस मुद्दे पर कहा। ये जिस दुकान पे बैठे हैं, ये दिन भर में 100-150 रुपये कमाते हैं, 300 रुपये कमाते हैं। कोरोना में इनका घर कैसे चला है, ये कोई मीडिया वाला पूछने गया इनसे? लेकिन शाम को रिया जेल में कैसे सोई, किस तरफ करवट ली, दाहिने की बाएं, ये पता लगाने लोग पहुंच गए। मीडिया का रोल ये है कि मीडिया पता करे कि कौन क्या कर रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है। मीडिया ये करवट, अंदर जेल में जाकर के करवट दाहिने ली थी, फिर बाएं ली थी, फिर कूलर की हवा ऊपर से निकली थी, जस्ट बाएं से बाएं बगल निकल गई, ये काम नहीं मीडिया का। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में उपचुनाव होना है, 28 विधानसभा सीटों में 28 विधानसभा में चुनाव होना है। हाँ हाँ। कहीं ये इतिहास दिल्ली और यूपी जैसा तो नहीं दोहराया जाएगा? मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? जीतेगा कौन? भाई मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, कांग्रेस जीत रही है, 28 के 28 सीटों पर जीत रही है। और आप मीडिया से हैं, मैं तो आपके दिल में इस जगह हाथ रख के बोलना चाहता हूँ, आप मुझे खुद बता दो कि क्या आपको अंदर से लग रहा है।
आप भी जानते हो कि कांग्रेस जीत रही है। मैं आपसे लंबा कांग्रेस 100% जीत रही है। क्योंकि आप सुर्खी में आए हैं। भाई मैं सुर्खी में आया हूँ, मैं सांची गया था, मैं हाट पिपलिया गया था, अनूपपुर गया था, हर जगह जीत रहे हैं। बिकाऊ रामों का काम तमाम हो रहा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा मध्य प्रदेश में दांव पे लगी है। 3 पीढ़ियों की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। एक पीढ़ी वो जो 65 साल से ऊपर की हो गई है, दूसरी पीढ़ी वो जो 30 साल से 45 साल के बीच की हो गई है, और तीसरी पीढ़ी वो जो 18 साल का होकर के वोट डालने जाएगा। जीवन भर कलंकित रहेगा अगर इन गद्दारों को, अगर उन्होंने मौका दोबारा दे दिया तो। पूछिए क्यों? आज ये 35 करोड़ में बिके हैं, कल जीतेंगे 70 में बिकेंगे, उसके आगे दुगना रेट करते चले जाएंगे। कोई विधायक सांसद चुनने का मतलब नहीं रह जाएगा। इससे लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए और गांधी के सपनों के भारत को बनाने के लिए आपको भी, हमको भी, प्रत्येक व्यक्ति को, गद्दारों को सबक सिखाना चाहिए। बाद में जो चीज हो देखा जाए। इस चुनाव को कमलनाथ वर्सेस शिवराज मत बनाइए। इस चुनाव को हाथ पंजे के निशान और कमल मत बनाइए। इस चुनाव को बनाइए लोकतंत्र के गद्दारों को भगाओ और लोकतंत्र को बचाओ। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।